आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली काउंटर्स कवर करेंगे 20 और 21 तारीख का माइंड मैपिंग फॉर्म में, और ये सारे काउंटर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। बैंक, एससी, रेलवे सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं हीरकनाथ आपको पहले तो रिविजन कराऊंगा 19 तारीख का करंट अफेयर्स, उसके बाद जो माइंड मैपिंग कंटेंट है वो पढ़ेंगे 20 और 21 तारीख का। तो 19 तारीख का करंट अफेयर्स में पहले बढ़े तो पहला करंट अफेयर्स आ रहा था कि अमित शाह जी ने जो है एक स्टेट कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हो रहा था मध्य प्रदेश में, वहाँ पे अटेंड किए थे और वहाँ पे बोला गया था कि ये गवर्नमेंट जो है 2500 करोड़ रुपए जो है अलॉट करेगी फॉर डिजिटलाइज ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको डिजिटलाइज करने के लिए 2500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी, ऐसा कहना था। और ये किया गया था अंडर 2025 में जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर रखा गया उसके अंतर्गत। तो जो यूनाइटेड नेशन है 2025 को जो है एज अ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर की तरह डिक्लेयर किया गया है। तो यहीं पे जो है ये डिसीजन ली गई थी। तो मैंने आपको इसका डेट पूछा था, तो इसका कोई डेट नहीं है और ये पहली बार जो है 2025 में बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए पॉइंट बन जाता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर कौन से साल में बनाया गया था, आपको पूछा जा सकता है। या तो 2025 में जो है कौन से मंथ में जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर बनाया जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो आया था नेशनल से ही ट्रेड और इकोनॉमी की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा था कि सबसे ज़्यादा इंडिया किसके साथ ट्रेड करता है। तो उसका आंसर आपको यूएसए मिला था, दूसरे नंबर पे चाइना था और तीसरे नंबर पे यूएई। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया जो है सरपास करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और वो मिलेगा आपको 41.18 बिलियन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, और नीति आयोग का भी एक रिपोर्ट आया था जिसके अंदर बोला था कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है 25+ बिलियन यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ हैंड एंड पावर टूल, और ये करेगा 2035 तक। ठीक है, करता नहीं है, करेगा 2035 तक। उसका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया था कि जो जस्टिस गवाई जी हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज अ 52 CGI ऑफ इंडिया, और ये रिप्लेस करेंगे जस्टिस खाना जी को। ठीक है, संजीव खाना जी को रिप्लेस करने वाले थे, और रिप्लेस करने का कारण ये कि खाना जी का जो है रिटायरमेंट हो गया है और इनकी रिटायरमेंट है 13 मई को, और 13 मई को इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि गवाई जी को जो है एज अ जस्टिस गवाई जी को एज अ CGI बनाया जाए, और ये रिकमेंडेशन दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने जो है प्राइम मिनिस्टर हैं अभी कौन है, मोदी जी है, तो उनको बताया गया था कि रिकमेंडेशन दी गई थी, और मोदी जी ने जो है प्रेसिडेंट को बताया कि जो गवाई जी हैं इनको अपॉइंट करना है, और प्रेसिडेंट ने जो है अपॉइंटमेंट लेटर लिख के जो है अब गवाई जी के पास भेजा है, और ये 14 मई से जो है अपॉइंट होंगे एज अ CGI। बहुत बड़ा न्यूज़ इसका वो ध्यान देना है। अनन्या पांडे के बारे में बात करें तो अनन्या पांडे जो है फर्स्ट जो है चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। जो चैनल कंपनी है ये एक तरह की लग्जरी ब्रांड कंपनी है जो मोस्टली फैशंस पे फोकस करती है। तो फैशन पर फोकस करती है, लग्जरी ब्रांड है और ये फ्रांस की ब्रांड है। ठीक है, तो ये पहली इंडिया की तरफ से जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनन्या पांडे को, यह चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है कि जो नेशनल हाईवे अवार्ड है वो दिया गया था 6 कैटेगरी में। ठीक है, टोटल 5 कैटेगरी में दी गई थी, 2 कैटेगरी ऐसी थी जो कि सब कैटेगरी के अंदर जाती है, टोटल 5 कैटेगरी में दी गई थी। और उसमें से जो ग्रीन हाईवे है उसके लिए अशोका बिटकॉइन जो नासिक में है इनको दिया गया था, और जो एक फ्लेक्सिबल कैटेगरी है वो दी गई थी टॉरवे को। ठीक है, तो ये कन्याकुमारी के टॉरवे को ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद जेम्स एडरसन के बारे में बात करें तो इनको नाइटहुड का अवार्ड दिया गया था, और ये अवार्ड दिया जाता है जो यूके के PM ऑनर लिस्ट है उसके अंतर्गत। उसके बाद बजाज के बारे में बात करें तो मथुर बजाज के जो है ये एक्सपायर हो गए, ये वाइस प्रेसिडेंट थे बजाज ऑटो के, तो ये एक्सपायर हो गए, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद एक एक्सरसाइज आ रही थी जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हो रही थी, जिसका एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज दस्तिक वी, और ये पुणे में एक्सरसाइज हो रहा था, और ये मोस्टली फोकस करता है काउंटर टूरिज्म में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स था उसको हमने रिवाइज कर लिया। अब हम पढ़ते हैं 20 और 21 तारीख का करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, 40 मिनट तक ये वीडियो जा सकता है, क्योंकि आज का करंट अफेयर्स 2 दिन करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य लग के बैठ के सारे का सारा करंट अफेयर्स पढ़ना, और न्यूज़ अच्छे हैं। ठीक है, पढ़ने में मज़ा आएगा, न्यूज़ अच्छे हैं। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये न्यूज़ तो करवाई गया था कि जो अमरावती एयरपोर्ट है ये महाराष्ट्र में बनने जा रहा है, और ये जो है 3rd एयरपोर्ट है महाराष्ट्र का। तो उसी का एक अपडेटेड न्यूज़ है जिसके अंदर बोला गया है कि जो देवेंद्र फडणवीस है ये CM ऑफ महाराष्ट्र है, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है अमरावती एयरपोर्ट महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ये जो इनॉग्रेट किया गया है इसको किया गया है उड़ान स्कीम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बोला गया था उड़े देश का आम नागरिक, और इसके अंतर्गत अब तक टोटल 6 फेज़ में ये चल चुका है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो हेलीकॉप्टर है उसको ऐड किया गया है, जिसके अंतर्गत जो रीजनल जो लोकेशंस है उसको ऐड किया है,
और ऐसी ये जो रीजनल लोकेशन है अमरावती एयरपोर्ट को भी जोड़ने का काम करेगा। और इसमें जो पहली फ्लाइट चली थी वो चली थी अमरावती टू मुंबई फ्लाइट, अमरावती टू मुंबई फ्लाइट चली थी और इसको ऑपरेट किया जा रहा है भाई एलियान एयर के थ्रू। तो एलियान एयर के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम का, ये सब तो इंपॉर्टेंट थे ही, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साउथ ईस्ट एशिया लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला जा रहा है और ये भी जो है अमरावती में ही जो है खोला जाएगा। ठीक है, तो ये अमरावती में खोला जाएगा और इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखा है इन्होंने, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टीट्यूट का नाम रखा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र ने अब तक 160 उड़ान रूट बनाए गए हैं और जो अभी 105 ऑलरेडी इन ऑपरेशंस हैं। तो महाराष्ट्र का प्लान है कि 160 उड़ान जो है ऐसे रूट्स बनाए जाएंगे, उसमें से 105 बन चुके हैं और उसमें से एक आपको अमरावती एयरपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है अमरावती में बनने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, कुछ लॉन्चेस को पढ़ते हैं। तो ये लॉन्चेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल के लॉन्चेस होंगे, इसमें कुछ लॉन्चेस बैंक के भी मिलने वाला है, क्योंकि लॉन्चेस अगर मैं अलग अलग से देता तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में और ना ही पढ़ाने में, तो इसलिए लॉन्चेस मैंने आपको एक ही जगह पे सारे के सारे दे दिए। इसमें बैंकिंग के भी कुछ हो सकते हैं, कुछ जो है नेशनल के भी हो सकते हैं। तो पहला लॉन्चेस आ रहा है जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो है स्टेलर लॉन्च किया है। स्टेलर क्या है, स्टेलर जो है एक तरह का इंडिजिनियसली डेवलप पावर प्लानिंग मॉडल है। ठीक है, तो ये पावर जो इलेक्ट्रिसिटी प्लानिंग जो है करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेलर का फुल फॉर्म देखोगे तो आपको मिलेगा स्टेट ऑफ आर्ट टोटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड रिसोर्स एडुकेटी मॉडल, तो एडुकेसी मॉडल। तो ये प्रॉपर फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अभी याद मत रखो, अभी याद रखो तो डेफिनेटली भूल जाओगे, अभी इसको स्किप करके चलो फुल फॉर्म्स, बाद में जब एग्जाम सामने आ रहा होगा तब फुल फॉर्म जो है एक पेपर में लिख लेना सारे सारे और याद करते हुए चलना। आरआरबी पीओ के बारे में बात करें, अगर आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे होंगे तो आरआरबी पीओ में जो है ना पिछले पिछले साल जो है 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से सीधे पूछ लिए गए थे, तो फुल फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो फुल फॉर्म से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कभी स्टेलर दे देगा कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इन्होंने स्टेलर लॉन्च किया उसमें से बोलेगा कि एल का जो है फुल फॉर्म बताइए, जो सेकंड एल है इसका फुल फॉर्म बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी ये सब आपको पढ़ा होना चाहिए और याद होना चाहिए, तभी जो इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो इसका काम क्या होने वाला है, ये ऑप्टिमाइज करेगा जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्टोरेज प्लानिंग इन पावर सेक्टर। तो ये सारी चीज़ें करने वाला है। तो इसके बारे में बात करें तो इसको जो है स्टेलर को जो है लॉन्च किया गया है बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इसको डेवलप भी किया गया है बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पार्टनर किया एक हांगकांग की कंपनी है उसके साथ, और उसके साथ जो एडीबी जो कंपनी है, जो एडीबी जो बैंक है, इनके साथ भी पार्टनर किया कि एडीबी जो है इनको फाइनेंस भी करने वाला है इस मॉडल को बनाने के लिए। नेक्स्ट लॉन्च इसके ऊपर बढ़ने चाहिए तो एक एसबीआई की तरफ से आ रहा है कि एसबीआई का जो एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस लिमिटेड है, ये एसबीआई का सब्सिडरी है, ना कि एसबीआई का पार्ट है। ठीक है, तो एसबीआई बैंक के साथ इनका मतलब एक तरह की सब्सिडी, लेकिन एसबीआई बैंक का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड का प्रोडक्ट है जो कि गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड है। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एसबीआई का हेडक्वार्टर को मुंबई में मिलने वाला है। तो एक तरह से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम रखा है इन्होंने टाटा न्यू एसबीआई कार्ड। अब ये जो टाटा न्यू एसबीआई कार्ड है इसके भी 2 वेरिएंट है, एक मिलेगा टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड और एक मिलेगा टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड। जो टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड है इसका जो फी है वो 1499 रुपीज़ मिलने वाला है, मतलब 1499 रुपीज़ जो है। और इसका अगर बात करें ये एनुअल फ़ी माफ़ कर दिया जाएगा अगर इस कार्ड को 3 लाख से ज़्यादा अगर खर्चे हुए होंगे, तो एनुअली अगर 3 लाख से ज़्यादा खर्चे होंगे तो ये कार्ड का जो भी एनुअल फ़ी है उसको वेव ऑफ किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है एसबीआई और टाटा न्यू का। उसका नेक्स्ट जो है टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड है, इसमें जो फ़ी रखी गई है वो 499 रुपीज़ रखी गई है और इसमें बोला गया कि अगर एनुअली 1 लाख से ज़्यादा खर्चा किया होगा तो ये जो एनुअल चार्ज है ये वेव ऑफ हो जाएगा। अब ये कार्ड का यूज़ करके बेनिफिट क्या होने वाला है, अब ये कार्ड का यूज़ करके जो है टाटा न्यू कॉइन्स जो है वो कमा सकते हैं और टाटा न्यू जो ऐप है वहाँ पे जाके इस कॉइन को यूज़ कर सकते हैं। और इस कार्ड को जो है बनाया गया है रुपे और वीज़ा नेटवर्क पे, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब इतने सारे बातें कर ली तो इसमें आपको समझ तो आ गया कि जो पेटीएम कार्ड है और जो टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड है ये दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया गया है। क्योंकि हेडक्वार्टर थोड़ा कवर कर लेते हैं, तो मैंने ऐसे आपको ऑलरेडी बताया जो एसबीआई कार्ड है, मैंने पेटीएम कार्ड बोल दिया, सॉरी पेटीएम कार्ड बोल दिया होगा, तो जो एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विस लिमिटेड है जिन्होंने इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम है, इन्होंने पार्टनर किया था टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। तो ये दोनों ने पार्टनर करके ही जो है टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड और टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। इसमें आप एक नोट देख सकते हो कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर आपको ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि
कितना जो है चार्जेस हैं। यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, बहुत कम चांस है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको याद रखना कि ये अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, और नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। बहुत मतलब बहुत 1% के आसपास चांस होगा, वो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, ठीक है। तो अब इसको स्किप करते हुए चल सकते हो। पिछले साल का जो भी जीए का पेपर उठा के देख लो, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा था कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि अंधाधुनी आप तैयारी करना चालू कर रहे हो। अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो आपको पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, उसके बाद आपको समझना है कहाँ से क्वेश्चन पूछा था कहाँ से नहीं, उसके बाद जो है तैयारी करनी है। नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि आप पढ़ तो ज़्यादा लेते हो, फिर एग्जाम में फंसता नहीं हो सबसे, फिर बोलते जो पढ़ के गए इतना सब कुछ फायदा नहीं हुआ पढ़ के जाने का। तो इसका सीधा कारण नहीं होता कि आप जो पढ़ना चाहिए, जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है वो नहीं पढ़ते, उसकी जगह जो है फालतू चीज़ें जो है पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि वीकली में भी आपको कंटेंट नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ डेली में मिलेगा, वीकली में भी ये रिमूव हो जाएगा। बिकॉज हम नहीं चाहते कि आपको कुछ भी इनरिलेवेंट कंटेंट जो है आपको पीडीएफ में दी जाए, जो पेड पीडीएफ है वहाँ पर कुछ भी इनरिलेवेंट कंटेंट दी जाए जो एग्जाम रिलेवेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वो पढ़ना नहीं है तो उसको देखे कुछ फायदा भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वापस से एसबीआई की तरफ से आ रहा है कि एसबीआई का जो एक एफडी स्कीम है, अमृत वृत्ति एफडी स्कीम, इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है और इसको जो है अप्रैल 2025 में रीइंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले इसको लॉन्च किया गया था, उसके बाद मार्च में भी कुछ इसको वापस से रीइंट्रोड्यूस किया था। तो वापस से इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया, उसके कुछ रेट्स जो है वो चेंज किए गए और ये मोस्टली फोकस करता है जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए, ठीक है। क्या क्या रेट चेंज किए उसको हम देखते हैं। तो पहले जो जनरल पब्लिक था उनके लिए जो प्रीवियस रेट रखा गया तो 7.25% था, अब इसको चेंज करके 7.05% कर दिया गया है। ऊपर से सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन का जो प्रीवियस रेट था वो 7.75% था, अब इसको चेंज करके 7.55% कर दिया गया है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है इनके लिए कुछ पहले रेट नहीं रखा था अलग से, लेकिन अब जो है इनके लिए भी रेट चेंज कर दिया गया और इसको 7.65% कर दिया गया है। तो ये जो परसेंटेज चेंज हुए हैं ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब वापस आप बात करें, हम वापस RRBPO की बात करें तो RRBPO जब आपका एग्जाम सामने होगा तो अब आपका एग्जाम कब है, आपका एग्जाम है सितंबर, क्या पता तब वापस से ये रेट चेंज कर दें, तो वापस से आपको रेट याद करना पड़ेगा। तो इसी के लिए जो है आपको रेट पे फोकस नहीं करना है, इसमें फोकस जो है करना है इसका टर्नओवर, क्योंकि इसका जो टर्नओवर है वो कितना मिलेगा, आपको 4 डेज़ का मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने पहले भी इसको इंट्रोड्यूस किया था, 4 डेज़ का टर्नओवर था, उसके अंतर्गत डिफरेंट परसेंटेज थे। अब परसेंटेज चेंज हो गए, वापस से एग्जाम जब सामने आएगा तो और परसेंटेज चेंज हो जाएंगे, तो उसको पढ़ के फायदा नहीं। अगर आपका SBI का एग्जाम है अभी आसपास, तब आपको डेफिनेटली ये पढ़ना पड़ेगा कि SBI का एग्जाम है और SBI में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसलिए जो है ये पढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर RRBPO के बारे में बात करें तो RRBPO के लिए अभी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अभी रट्टा मार के चलोगे तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। सीधा आपको याद रखना कि इस FD स्कीम की टर्नओवर कितनी है और किसको ज़्यादा फोकस करते हुए बनाए गए, सीनियर सिटीजन को ज़्यादा फोकस करते हुए बनाए गए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत सुंदर कार्ड बनाया है इन्होंने। देखो क्या कार्ड है, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बनाया है जो कि क्रिकेट थीम फोकस्ड है। देख सकते हो कितना प्यारा कार्ड है ये कार्ड जो है मास्टर कार्ड के साथ पार्टनर करके बनाया गया है, मास्टर कार्ड के साथ पार्टनर करके इस कार्ड को बनाया गया है। और ये जो चेन्नई सुपर किंग के फैन हैं उसके लिए और जो सनराइजर हैदराबाद फैन है उनके लिए ये कार्ड बनाया गया है। इस कार्ड को यूज़ करके जो भी क्रिकेट फैन है वो ऑफर में जो भी इनके मर्चेंडाइज है वो खरीद सकते हैं, उसके अंदर रिवॉर्ड भी मिल सकता है। इवन चेन्नई सुपर किंग का जो कार्ड था, जैसे कि आप देख सकते हो ये फोटो में जो चेन्नई सुपर किंग का कार्ड है, इसके अंदर आप मैच कार्ड भी खरीद सकते हो जिसके अंदर कुछ ऑफर दिए जाएंगे। देखिए कितना सुंदर कार्ड बनाया है सिटी यूनियन बैंक में। और इसके बारे में बात करें तो ये जो है मास्टर कार्ड के साथ पार्टनर करके बनाया है। मास्टर कार्ड अब तो रुपए कार्ड के साथ पार्टनर करके बनाया था जो पहले था, अब जो है मास्टर कार्ड रुपए ये सब के साथ पार्टनर करके इसको बनाया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको गो थ्रू कर लेना। और सिटी यूनियन बैंक के बारे में बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर आपको तमिलनाडु में मिलेगी। हेडक्वार्टर पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर बात करें 2015 की एग्जाम्स की बैंक्स में तो वहाँ पे आपको हेडक्वार्टर से पूछा जाता था कि बताइए SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे कुछ पहले पूछा जाता है, बट अब नहीं पूछा जाता। ये सारे अब थोड़े इररिलेवेंस हो चुके हैं, ठीक है। तभी थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, तमिलनाडु में है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। फेडरल बैंक का बैंक भी जो है साउथ में है, वैसे बंधन बैंक का बैंक जो है वेस्ट बंगाल में है, तो ये सारे थोड़े बाहर के हैं। PNB का बैंक न्यू दिल्ली में है, द्वारका जो है वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम रिलेवेंस कम बन जाते हैं आजकल के जो एग्जाम्स है वहाँ पे। मैं वापस बोलता हूँ प्रीवियस से उठा के देखो, समझ आएगा क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए इससे पर रिलेवेंस कम बन जाता है। अगर याद कर पाते हो तो बढ़िया है, याद नहीं कर पाते तो और बढ़िया है, क्योंकि लोड कम पड़ेगा एग्जाम के समय। तो आप फोकस मत करो ये सब चीज़ों में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहु भारती पोर्टल लॉन्च किया। अब बहु भारती पोर्टल जो है एक तरह से इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंतर्गत जो लैंड सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। अब हम जैसे गांव की बात करते हैं, तो गांव में क्या होता है कि एक को ज़मीन है, ये ज़मीन ए का ज़मीन है और ये बी का ज़मीन है, ठीक है। तो बी का ज़मीन कभी कभी ज़्यादा आ जाता है ए के अंदर, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके कोर्ट जाते हैं, फिर झगड़ा चलता रहता है ए और बी के बीच में। तो ये चीज़ ना हो उसी के लिए जो है एक तरह से पोर्टल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी रहेगी लैंड रिकॉर्ड में, और जिसकी जो ज़मीन है उसकी वो ज़मीन रहने वाली है। इसके बारे में बात करें तो ये पोर्टल कोई नया पोर्टल नहीं है, पुराना पोर्टल था तेलंगाना गवर्नमेंट का ही, ध्यारानी पोर्टल। इसको जो है 2020 में लॉन्च किया था, इसको रिप्लेस करने वाला ये नया पोर्टल। और जो गुजरात के नहीं सॉरी, जो तेलंगाना के जो सीएम हैं रेड्डी जी, इनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। कुछ लीगल फ्रेमवर्क जो कि एग्जाम के एलिमेंट्स बन सकता है, जैसे कि तेलंगाना भाऊ जो भारतीय एक्ट है 2024 के अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसके बारे में बात करें तो एक तरह से कार्ड भी दिया जाएगा जो भी लैंड ओनर है उनको, ठीक है। जब वेरीफाई होगा उसके बाद जो है लैंड ओनर को जो है एक कार्ड भी दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत उनकी जो भी पाटा रहता है या डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट नाम बोला जाता है, बीघा रहता है, कितना उनकी ज़मीन है, वो सारी चीज़ें जो है उस कार्ड में लिखा रहेगा। इसमें एक जो चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो मंडल रेवेन्यू ऑफिसर्स जो भी रहेंगे वो हर एक रेवेन्यू जो विलेजेस है वहाँ पे विजिट करेंगे, और जो भी पेंडिंग रिलेटेड जो भी लैंड इशूज़ है उसको सॉल्व किया जाएगा। अब लैंड इशूज़ जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ए और बी वाला एग्जांपल लिया, तो वैसे ही लैंड इशूज़ रहते हैं हर एक जगह पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड इशू इसी से रहती है, और इसको जो है 1 मई 2025 से इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल पार्ट जो है खत्म हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर पढ़ते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर पढ़े तो 3 तरह की पेनल्टी लगाई गई है बाय द आरबीआई। पहले पेनल्टी कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर लगाई है 61.4 लाख की। अब ये पेनल्टी क्यों लगाई गई है कि इन्होंने जो डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट है वो सही से नहीं की, तो लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट ये सही से नहीं की, नॉन कंप्लायंस दिखा है, जहाँ जिसकी वजह से इनको पेनल्टी लगाई है। दूसरी जो कारण है वो है लोन्स एंड एडवांसेस में अच्छा काम नहीं किया है इन्होंने, जो रूल्स और रेगुलेशन है वो से फॉलो नहीं किए, जिसके से पेनल्टी लगाई है। और दूसरी जो बैंक मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिलेगी, इनको पेनल्टी लगाई है 38.6 लाख की, जिन्होंने केवाईसी नॉर्म्स जो है अच्छे से फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से इनको पेनल्टी लगाई है। तीसरी की पेनल्टी जो है पीएनबी बैंक के ऊपर लगी है 29.6 लाख रुपीज़ की, और क्योंकि इन्होंने नॉन कंप्लायंस दिखाया विद कस्टमर सर्विस इन बैंक डायरेक्शन। तो बैंक डायरेक्शन कस्टमर सर्विस इन बैंक डायरेक्शन में इन्होंने कंप्लायंस नहीं दिखाया, जिसकी वजह से इनके ऊपर 29.6 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। नेक्स्ट लाइसेंस के ऊपर बढ़ते हैं। पेनल्टी ऊपर खत्म हो गया, 3 तरह की पेनल्टी थी आज की तरफ से। उसका लाइसेंस के ऊपर बढ़े तो लाइसेंस जो है एक यूके बेस्ड कंपनी है रिवोलेट, इनको जो है लाइसेंस मिला है पीपीआई का, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, आरबीआई की तरफ से ये लाइसेंस दिया गया है। अब पीपीआई के बारे में बात करें तो पीपीआई भी 3 तरह की होती है। पीपीआई कौन कौन से 3 तरह की होती है? एक जो है क्लोज्ड पीपीआई रहती है, एक होता है सेमी क्लोज्ड, एक होता है ओपन पीपीआई, ठीक है। तो ओपन सिस्टम पीपीआई के अंतर्गत जो है पूरा रिस्ट्रिक्शन खुली रहती है। फिर उसके बाद जो क्लोज्ड पीपीआई है, क्लोज्ड पीपीआई के अंतर्गत नहीं रहती है, और सेमी क्लोज में तो ओपन और क्लोज के बीच का रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो पीपीआई इंश्योर के बारे में बात करते हैं। अब जो पीपीआई इंश्योर रहता है ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो वॉलेट हो सकता है, ठीक है, एक जो नॉर्मल वॉलेट रहता है, आपको पता होगा जैसे अमेजोन का वॉलेट है या पेटीएम का वॉलेट है, वैसा वॉलेट हो सकता है, या तो प्रीपेड कार्ड हो सकता है, ठीक है। अब प्रीपेड कार्ड का मतलब ये मत समझना कि डेबिट कार्ड नहीं होता प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड का मतलब हो गया जहाँ पे आप पहले पैसा लोड करोगे, उसके बाद पैसा लोड करने के बाद जो है आपको पैसे उसको यूज़ करने के लिए मिलेगा। जैसे एसबीआई का एक प्रीपेड कार्ड आता है, एक एक्सिस बैंक का गिफ्ट कार्ड आता है, और आईसीआईसीआई बैंक का भी कुछ ऐसी गिफ्ट कार्ड टाइप ही आता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत आप पहले पैसे लोड करते हो, ठीक है। इसके छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे गिफ्ट कार्ड हो गया, एक्सिस बैंक का गिफ्ट कार्ड हो गया। एक्सिस बैंक का गिफ्ट कार्ड के अंतर्गत या तो कोई ट्रैवल कार्ड लेते हैं तो और अच्छे समझ आएगा। एचडीएफसी का ट्रैवल कार्ड लेते हैं, एचडीएफसी भी एक ट्रैवल कार्ड बेचता है प्रीपेड कार्ड के तौर पे। एचडीएफसी का कोई ट्रैवल कार्ड है, तो अब क्या होगा, ये जो ट्रैवल प्रीपेड कार्ड है इसके अंतर्गत आपने पहले पैसे डाल के रखोगे। मान लेते हैं आपने 50,000 रुपये इसमें पैसे डाल के रखे हैं, उसके बाद वो 50,000 रुपये से जो है अब जो भी ट्रैवल का जो एक्सपेंस है, जो भी ट्रैवल की चीज़ें हैं वो कर पाओगे, उसके अगेंस्ट में जो है आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा उस कार्ड में। तो वैसे कार्ड को बुलाया जाता है प्रीपेड कार्ड। और वॉलेट के बारे में पता ही होगा, वॉलेट में जो है पैसा लोड होता है, लेकिन वो जो है आपके सेविंग अकाउंट से लोड होता है, ठीक है। तो वॉलेट
वॉलेट के लिए भी जो है ये काम कर सकते हैं, उसके साथ जो प्रीपेड कार्ड है उसमें भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यूपीआई एनएमएल की बात करें तो अब यूपीआई में भी जो है ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और पहले कैसे काम करते थे, ये पहले जो है ऑथराइज मनी डीलर एक्सचेंज डीलर कैटेगरी 2 के अंतर्गत काम करते थे, जिसके अंतर्गत ये फॉरेन एक्सचेंज कार्ड और क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस करते थे। और अब जो है ये पीपीआई के थ्रू वॉलेट और उसके साथ क्या, वॉलेट के साथ जो प्रीपेड कार्ड है वो भी सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता रहा था कि पीपीआई के अंतर्गत 3 मॉडल होते हैं, पहला क्लोज, दूसरा सेमी क्लोज और तीसरा ओपन। तो क्लोज के बारे में बात करें तो ये सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए ही काम करता है, ठीक है। जो क्लोज वाला जो पीपीआई है ये मर्चेंडाइज के लिए काम करता है और मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म में ही काम करता है, ठीक है। और एक मर्चेंडाइज या मिनिमम जो है मर्चेंडाइज रहता है इसके अंतर्गत। और दूसरा जो है आपको मिलेगा जो सेमी क्लोज्ड है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि मल्टीपल मर्चेंडाइज हो सकते हैं और दोनों के दोनों जो है विड्रॉ नहीं कर सकते कैश। अगर क्लोज्ड पीपीआई बना दिया गया हो, सेमी क्लोज्ड पीपीआई बना दिया गया हो, तो उस केस में विड्रॉ जो है वो नहीं कर पाते हैं, जो नॉर्मल आप या मैं पब्लिक है वो। लेकिन जो ओपन पीपीआई है उसके अंतर्गत विड्रॉ हो सकता है कैश, और उसके साथ ही जो है विड्रॉ हो पाएगा, और उसके बाद मर्चेंट और उसके साथ एटीएम की फैसिलिटी भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये अगर कोई भी ओपन पीपीआई बना तो उस केस में एटीएम की फैसिलिटी और मर्चेंडाइज की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और ये एटीएम और मर्चेंडाइज की फैसिलिटी मिलेगी तो क्या होगा कि एटीएम से जो है पैसा विड्रॉ कर पाएंगे और मर्चेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो जैसे ट्रैवल कार्ड है, गिफ्ट कार्ड है, ये सारी चीज़ें बेच पाएंगी, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा। देखिए क्लोज का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अमेज़ॉन पे बैलेंस ले सकते हो या ओला मनी ले सकते हो, ठीक है। तो अमेज़ॉन पे बैलेंस जो है वहाँ से आप पैसे तो वापस निकाल नहीं सकते ना उसको, तो वो आ गया हमारा क्या, क्लोज पीपीआई, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो आपको मिला सेमी पीपीआई। सेमी क्लोज पीपीआई के बारे में बात करें तो ये फ़ोनपे का वॉलेट या पेटीएम का वॉलेट है, ठीक है। तो इनके साथ जो है मल्टीपल मर्चेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि डीएमआरसी हो गया या फास्ट ट्रैक हो गया, ये सारी चीज़ें जो मल्टीपल जो है चीज़ें जो है जोड़ सकता है इन सेमी क्लोज पीपीआई में। अब ओपन पीपीआई के बारे में बात करें तो मैंने ओपन पीपीआई के बारे में आपको ऑलरेडी बताया, जैसे गिफ्ट कार्ड हो गया या ट्रैवल कार्ड हो गया, वो सारे ओपन पीपीआई के अंतर्गत आती है। तो ये जो वोल्ट है कि लुल्ट, रिवोलूट जो है, इनको एज अ ओपन पीपीआई की तरफ से ये आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिला है। और अब जो है ये जो भी चीज़ें हैं कर सकते हैं, जैसे कार्ड वार्ड भी बेचना हो, ट्रैवल कार्ड बेचना हो या गिफ्ट कार्ड बेचना हो, वो कर पाएंगे आफ्टर दिस लाइसेंस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ये रीब्रांडिंग की तरफ से आ रहा है कि जो HIL लिमिटेड है, जो हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड है, जो कि CK बिरला ग्रुप का पार्ट है। इनका काम क्या रहता है, इनका काम था कि जो CPUC पाइपलाइन है वो बनाने का। इवन आपने एक ऐड देखा होगा बिरला वाइट के बारे में, पता होगा आपको, बिरला वाइट पुट्टी, तो बिरला वाइट पुट्टी बनाते थे। उसके साथ इनका काम था कि जो सोलर रूफटॉप है उसका फाइबर बनाने का। तो ऐसे बहुत सारे ये लोग बहुत सारी जगह पे काम करते थे। इवन बिरला पेंट के बारे में आपने ऐड सुना होगा। तो ये सारी चीज़ जो है HIL का ही काम रहता था। अब जो है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि हम जो है रीब्रांडिंग कर रहे हैं। रीब्रांडिंग करके इन्होंने बना लिया बिरला न्यू का मतलब नया, बिरला न्यू का मतलब नया। बिरला का नाम तो समझ आई गई, CK बिरला का है तो इसके लिए बिरला है और बिरला न्यू बनाया गया है। अब ये बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो है बोल रहे हैं कि हम इनोवेशन करने वाले हैं और हमारी जो भी ब्रांड है उसकी आइडेंटिटी यूनिफाई करने वाले हैं। उसी वजह से ये रीनेम किया गया। जैसे आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, HIL लिमिटेड रीब्रांडेड बिरला न्यू लिमिटेड टू यूनिफाई इट्स ब्रांड आइडेंटिटी। तो ब्रांड आइडेंटिटी को यूनिफाई करने के लिए जो है ये रीब्रांडिंग की गई है, जिसके अंतर्गत यूनिफाइड ब्रांड आर्किटेक्चर, उसका सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन भी होने वाली है। तो इनका प्लान है, ग्रोथ प्लान है कि 3 साल में 1200 करोड़ रुपए एज इन्वेस्ट करने वाली है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट सेक्टर में फोकस किया जाएगा, जैसे कि पाइपलाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन केमिकल हो गया, उसके बाद डिज़ाइनर बोर्ड हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये क्यों जो है इन्होंने रीब्रांडिंग की है, उसका कारण है इनोवेशन। ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो है इनोवेशन करेंगे और ये इंडिया का पहला इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक बेस्ड स्टेबलाइजिंग इन UPVC पाइप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे CPVC क्या होता है, UPVC क्या होता है, क्योंकि हम
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी करें, ना कि कोई केमिकल इंजीनियर बनने जा रहे हैं। तो यूपीवीसी जो पाइप्स हैं उसके लिए जो है ऑर्गेनिक बेस्ड स्टेबलाइजर जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और इनका फोकस है कि अब इनोवेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसके से रिब्रांडिंग की गई है। ठीक है, तो जो हैवी मेटल जो है पहले यूज़ किया जाता था उसको जो है एलिमिनेट करने का काम करेंगे बिरला एन्यू लिमिटेड। ठीक है, तो इसके से इनिशिएटिव लिया गया रिब्रांडिंग का। नेक्स्ट चलते हैं कुछ जीडी प्रेडिक्शंस के ऊपर पढ़ते हैं। तो जीडी प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनेस्कैप। यूनेस्कैप ये किसके अंतर्गत आती है, ये पहले तो मैं बताना चाहूँगा। जो यूनेस्कैप है ये यूएन की जो रीजनल कमीशन है उसके अंतर्गत आती है, और रीजनल कमीशन के अंतर्गत टोटल 5 यूएन की ऑर्गेनाइजेशन आती है, जो मोस्टली अफ्रीका, यूरोप, फिर जो लैटिन अमेरिका है, वेस्ट एशिया है, उसके बाद जो एशिया पैसिफिक है उसको फोकस करते हुए बनाई जाती है। और आपको जो मैं ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ ना यूनेस्कैप, ये जो है एशिया और पैसिफिक को फोकस करती है। आप जो लास्ट में जो ए और पी देख रहे हो ना, इसका मतलब एशिया और पैसिफिक होता है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये आपको पूरा फुल फॉर्म मिलने वाला है। मोस्टली एशिया और पैसिफिक को फोकस करते हुए ही जो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और इन्होंने एक रिपोर्ट या तो एक सर्वे दिया था जिसको बोला जा रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2025, जिसके अंदर जो इंडिया का जीडीपी प्रेडिक्शन मारी है वो 6.5% मारी है फॉर कैलेंडर ईयर 2025। इसके अंदर एक थीम भी रखी है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या है? अंडरस्टैंडिंग द माइक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या क्या क्लाइमेट चेंज का इम्प्लीकेशन है ऑन माइक्रो इकोनॉमी, उसके बारे में इस सर्वे में बताया गया है। तो इस सर्वे में क्या पता लगा कि 1/3 ऑफ द एशिया पैसिफिक कंट्री जो भी है वो फेस करने वाली है 6% का एनुअल जीडीपी लॉस। और ये 6% का एनुअल जीडीपी लॉस किस वजह से की जाएगी? क्लाइमेट चेंज की वजह से की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है? 1/3 ऑफ द एशिया पैसिफिक कंट्री ये फेस करेगी 6% का एनुअल जीडीपी लॉस, और करने का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। ये इंपॉर्टेंट है, करने का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर बताया गया है कि इंडिया जो 2024 में जो जीडीपी है वो 6.2% के आसपास है, और 2025 में जो है 6.5% के आसपास है, और अगर इन्फ्लेशन को जोड़ दे तो 4.3% के आसपास है। अगर ऐसे ही अगर मान लेते कि ये रिपोर्ट सही हुआ और ऐसे अगर डिक्रीमेंट हुई 6% एनुअली, तो उस केस में जो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी कमेगा, उसके साथ जो एशिया पैसिफिक रीजन का जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम होता जाएगा। जैसे एशिया पैसिफिक जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करें तो अभी 4.8 है, और 2025 के बारे में बात करें तो 4.5। ये देख ही सकते हो कितना ज़्यादा डिक्रीज करते हुए जा रहा है, और बोला जा रहा है कि 2026 में जो है 4.4 हो जाएगा, और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा जीडीपी इसका। तो ये होने का सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, और ये बताया जा रहा है इस सर्वे में। अब एक और रिपोर्ट आया है, या तो एक और जीडीपी प्रेडिक्शन मारी गई है बाय मूडी एनालिसिस। ये मैंने रिपोर्ट में क्यों नहीं रखा, इसका कारण है क्योंकि इन्होंने जो है जीडीपी प्रेडिक्शन की है, तो इसलिए मैंने इसको जीडीपी प्रेडिक्शन में रखा है। मुझे 1 मिनट दे दो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हो वापस। जो मूडी एनालिसिस है या मूडी रेटिंग है, तो इन्होंने एक तरह से एक रिपोर्ट निकाला है जिसके नाम है एशिया पैसिफिक आउटलुक यूएस वर्सेस देम। अब यूएस के बारे में पता होगा, यूएस ने जो है यूएस का जो ट्रैफिक है वो बढ़ा दिया गया है। सारे कंट्रीज़ में जो है टैक्सेस लगाना चालू कर दे, स्पेशली चाइना जैसे कंट्रीज़ पे। और एक तो बहुत फ़नी चीज़ है, एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के सामने, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के सामने एक आइलैंड है जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? पेंगुइन रहता है। और उस आइलैंड पे जो है 10% का जो है टैक्स मारा यूएसए ने। मतलब अगर कोई भी सामान, अगर मुझे एग्जैक्ट उस आइलैंड का नाम याद नहीं आ रहा, मैक्वील करके कुछ ऐसे नाम है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। तो वो अगर आइलैंड से अगर कोई भी सामान आता है तो उसके ऊपर 10% का टैक्स लगाता है यूएसए में, ठीक है? यूएसए में अगर कोई सामान आता है 10% टैक्स लगाता है। कोई ह्यूमन रहता ही नहीं है तो पेंगुइन का सामान भेजेंगे? मतलब डोनाल्ड ट्रम्प तो हर जगह टैक्स लगा दे रहे हैं, और यही जो है टैक्स का क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये चीज़ इस वाले रिपोर्ट में बताई गई है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि इंडिया का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। स्पेशली हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है।
तो ये जो है रिलीज़ किया गया है मूडी एनालिसिस, जो कि एक तरह से जो मूडी कॉर्पोरेशन है इनके द्वारा की जाती है, और बताया जा रहा है कि यूएस का इम्पैक्ट क्या होने वाला है एशिया पैसिफिक इकोनॉमी में, और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो इंडिया का जो फोरकास्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियसली अगर बात करें तो जो प्रेडिक्शन मारी थी मूडी का, जो प्रेडिक्शन था वो था 6.4%, बट अब जो ट्रैफिक जो अभी यूएसए जो ट्रैफिक मारने वाला है उसके से बोला जा रहा है कि अप्रैल 2025 में जो जीडीपी प्रेडिक्शन है वो 6.1% है, सॉरी, ठीक है, फॉर कैलेंडर ईयर 2025। अब अगर की कंसर्न के बारे में बात करें तो कौन कौन से ज़्यादा सेक्टर जो है रिस्क है यूएस के ट्रैफिक की वजह से, वो आपको मिलेगा। जो ज्वेलरी और जेम्स, उसका टेक्सटाइल और मेडिकल डिवाइस, ये तीनों के तीनों ज़्यादा जो है रिस्क में है यूएस ट्रैफिक बढ़ने की वजह से। इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, स्मॉल शेयर ऑफ जीडीपी की वजह से कुछ इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, थोड़ा सा जीडीपी गिरेगा, क्योंकि इंडिया मोस्टली यूएस पे डिपेंडेंट है, बट इतना भी कोई डिपेंडेंट है नहीं, तो इसलिए कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं इंडिया को। और बात करेंगे ग्रोथ रिमेन ब्रॉडली इंसुलेटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलेट भी रहने वाली है। एक इंडिया की बहुत अच्छी बात लगती है, अभी इजराइल और हमास का भी वॉर हो रहा था, वहाँ पे भी इंडिया को इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। इवन यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, वहाँ पे भी इम्पैक्ट हुआ, बट इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ। वापस से यूएस जो है वापस से कुछ ट्रैफिक लगा रहा है, उसकी वजह से इंडिया पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हो नहीं रहा। तो इंडिया एक अच्छी स्टेट में है जहाँ पे ग्लोबली कुछ भी होता है तो इंडिया को कुछ इम्पैक्ट इतना होता नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो इंडिया को इतना कुछ इम्पैक्ट होता नहीं है, बिकॉज इंडिया अपना कमाती है या अपना खाती है, वैसे चलती है, तो उस हिसाब से और इंडिजीनियस होने की वजह से बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। और अभी हम डेफिनेटली डिपेंडेंसी है, चाइना में डिपेंडेंसी है, रशिया में डिफेंस के लिए डिपेंडेंसी है, तो ये सारी डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा कम होगी उतने हमारे ऊपर जो है ग्लोबल इम्पैक्ट और ज़्यादा कम होगा। तो एक अच्छा पड़ाव की तरफ चल रहे हैं हम, और डेफिनेटली हम कुछ समय में और अच्छा होते जाएंगे और कम से कम इम्पैक्ट हमारे इंडिया में होएगा। नेक्स्ट चलते हैं एमयू और कोलैब के ऊपर बढ़ते हैं। अब एमयू और कोलैब का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एमयू होगा, कोलैब का मतलब ये भी कि पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई दो अगर ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर कर होंगे तब भी आपको इसी टेबल के फॉर्म में न्यूज़ मिलने वाला है। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया है सिडबी के साथ। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में मिलने वाली है। इनका मेन फोकस जो है एमएसएमई के लिए ही रहता है, एमएसएमई के लिए ही रहता है। और एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। तो मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज को सपोर्ट करते हुए ये एक तरह से इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए पार्टनर किया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, जिनका काम होता है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, सेम एज LIC प्रोवाइड करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये क्या जा रहा है कि जो इंश्योरेंस पेट्रेशन है वो MSME के ऊपर बढ़ाया जाए, उसके साथ ही जो है जनरल इंश्योरेंस सॉल्यूशन भी दी जाए तो सिडबी का जो नेशनल वाइड बेस है उसको, ठीक है। तो मान सकते हो कि ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं, एक तरह से जनरल इंश्योरेंस देने का काम करेगा। और इसमें जो सिडबी का जो ब्रांचेस है 123 वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो सिडबी का जो ब्रांचेस है वो यूज़ करके इंश्योरेंस बेचा जाएगा बाय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इसके साथ ही जो MSME है इनको बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम द इंटीग्रेटेड फाइनेंस एंड इंटीग्रेटेड सर्विस के थ्रू, और ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए ये दोनों की दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था बट इम्पैक्टफुल न्यूज़ था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको डेफिनेटली कवर करते हुए चलना है और दिमाग में बिठा लो यार, ये सारे दिमाग में आप बैठेंगे तो क्या ही बैठेंगे, तो ये सारे दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, ये आ रहा है RBI की तरफ से कि RBI ने पार्टनर किया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलने वाला है। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में बात करें तो इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है इनके द्वारा किया गया था। और इनका मोस्टली काम होता है जो प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है उसको संभालने का, मतलब मोस्टली जो मनी लॉन्ड्रिंग है या जो टेरर फंडिंग है उसको रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और RBI ने पार्टनर किया है FIU इंडिया के साथ। और क्यों पार्टनर किया होगा, सिंपल कारण है, जो प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ही पार्टनर किया गया है। अब यहाँ से पर्पस भी देख सकते हो, टू एनहांस द कोऑपरेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड इट्स एसोसिएट रूल। कुछ की हाइलाइट्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जैसे कि पहली चीज़ है कि ये बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग होने वाली है, मतलब जो भी डेटा FIU के पास है वो RBI को दिया जाएगा,
ठीक है, और आरबीआई का जो भी डेटा है वो एफआईयू को दिया जाएगा। ठीक है, तो जो एफआईयू जो भी डेटा कलेक्ट करके रखी है, कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जो है मनी ट्रांसफर्स होती है, तो वो सारे डेटा जो है आरबीआई को देगी, और आरबीआई का भी जो बैंक का डेटा है वो एफआईयू को देगी। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस एंड जो डेटा इन्फो है बिटवीन आरबीआई एंड एफआईयू के द्वारा की जाएगी। और उसके साथ जो फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग एजेंसीज या रिपोर्टिंग एंटिटीज जैसे बैंक हो गया, और बैंक्स को भी जो है जो पीएमएल मतलब कि प्रिवेंशन एंड मॉनिटरिंग एक्ट है, इसको फॉलो करते चलना पड़ता है। तो इनके लिए भी जो है एक तरह से फ्रेमवर्क जो है डेवलप किया गया है। अब कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करें तो एक तरह से ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम भी चलाने वाली है, जिसकी वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या तो कॉम्बैट टू टेरर फंडिंग स्किल्स जो है सिखाया जाए बैंकर्स या तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको। उसके साथ ही बोला जा रहा है कि कैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग रिस्क से बचा जाए, ये भी जो है इधर सिखाया जाएगा इस ट्रेनिंग कैंप में। उसका जो मॉनिटरिंग कंप्लायंस है उसको फॉलो करने के लिए कुछ बताया गया, जैसे कि जो आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, जैसे कि बैंक हो गया, एनबीएफसीज हो गई या पेमेंट बैंक्स हो गए, तो इनको भी बोला गया है कि जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन एंड मॉनिटरिंग एक्ट, उसका जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इवन जो इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके साथ जो कॉम्बैट टेरर फंडिंग स्टैंडर्ड्स है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है इस दोनों एमयू के अंतर्गत। और ये जो भी मीटिंग, ये जो भी चीज़ें होने वाली है उसके ऊपर एक प्रॉपर क्वार्टरली मीटिंग भी होने वाली है, जिसके अंतर्गत रिव्यू की जाएगी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है, और अगर कोई भी इशू हो तो उसको भी एड्रेस किया जाए। तो ये पूरा का पूरा प्लान है अंडर दिस एमयू। नेक्स्ट एक एमयू के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंटरनेशनल एमयू है, कि इंडिया और स्लोवाकिया इन्होंने पार्टनर किया है, और पार्टनर करके इंडिया का पहला डिफेंस एमयू साइन हुआ है। ये दोनों कंट्री के बीच में, मतलब इंडिया स्लोवाकिया के बीच में एक तरह से डिफेंस एमयू साइन हुआ है। और अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये विजिट में थे स्लोवाकिया के, वहाँ पे जो है ये एमयू साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि इंडिया का जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी की जाएगी। मतलब मान लेते हैं कि स्लोवाकिया के पास कोई फाइटर जेट है, तो फाइटर जेट का जो भी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के जो पर्सन्स होंगे उनको सिखाया जाएगा, जो इंजीनियर्स हैं उनको सिखाया जाएगा, और धीरे धीरे वो इंडिया में भी बन पाए। उसी तरह से जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होने वाली है, उनका मेन फोकस जो है वो रहने वाला है कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म में कैसे जो है डेवलपमेंट हुई जाए उसके लिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ट्रेन हो गया या हाई एल्टीट्यूड रीजन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ इसके लिए जो है 2 एंटिटी जो है इन्वॉल्व है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको डीआरडीओ नहीं मिलेगा एज एंटिटी जो कि इन्वॉल्व है, बल्कि आपको एक पंजाब बेस्ड कंपनी मिलने वाली है। पंजाब बेस्ड एक ग्रुप है जो कि है एयरबोर्न डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो एक तरह की कंपनी है जो कि इंडिया की तरफ से भाग लेने वाली है इस एग्रीमेंट में। और दूसरा जो आपको मिलेगा सोलाविया डिफेंस सेक्टर। तो ये दोनों पार्टनर करके इंडिया का जो है डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने वाले, और इंडिया और इनके बीच में फर्स्ट डिफेंस एमयू जो है साइन हुआ है। स्लोवाकिया और इंडिया के बीच में ये फर्स्ट डिफेंस एमयू साइन हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने पार्टनर किया है गोदरेज कैपिटल लिमिटेड के साथ, और ये एक तरह से जो गोदरेज इंडस्ट्री है इनकी एक सब्सिडरी है गोदरेज कैपिटल लिमिटेड। दोनों मिलके जो एमएसएमई है उसको बूस्ट करने का काम करेंगे अक्रॉस तेलंगाना, और इसके साथ जो है क्रेडिट एक्सेस भी देने का काम करेंगे एमएसएमई को, और बिजनेस जैसे अपॉर्चुनिटी उनके लिए बढ़ पाए। ठीक है, तो मेन गोल क्या होने वाला है, जैसे मैंने आपको दिया था कि जो एमएसएमई का जो है पेनिट्रेशन है, क्रेडिट पेनिट्रेशन है, उसको बढ़ाया जाएगा। स्पेशली जो पहली बार जो लोन ले रहे होंगे या अंडर सर्व्ड जो बोरोवर है उनके लिए। ठीक है, तो पहली बार जो लोन ले रहे होंगे उनके लिए, और जो अंडर सर्व्ड बोरोवर है वो दोनों के लिए जो है मेन फोकस रहने वाला है तेलंगाना गवर्नमेंट का और गोदरेज कैपिटल का। और नेक्स्ट जो है लैंडिंग ऑफ फोकस जो है डिजिटल फर्स्ट लैंडिंग सॉल्यूशन दी जाएगी। मतलब किसी भी पर्सन को अगर किसी भी एमएसएमई जो है उनको अगर लोन चाहिए होगा तो वो डिजिटली फॉर्म में भी ले सकते हैं, जिसके से उनका लोन भी जो है जल्दी से जल्दी हो पाए। वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए एक गोदरेज कैपिटल का प्रोग्राम है आरोही जो है थ्रू जो गोदरेज कैपिटल का प्रोग्राम है, इसके थ्रू एक तरह से जो वुमेन एंटरप्राइज है उनको सपोर्ट भी दी जाएगी, स्पेशल सपोर्ट भी दी जाएगी। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो जो क्रेडिट गैप है उसको ब्रिज किया जाएगा, उसके साथ जो है एंटरप्राइज हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा, उसके साथ जो बिजनेस हब्स हैं तेलंगाना में उसको भी सपोर्ट किया जाएगा अंडर दिस एमयू। नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड के ऊपर बढ़े। तो 2 तरह के अवार्ड्स हैं जो कि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का
यंग ग्लोबल लीडर 2025 का अवार्ड आ रहा है और इसमें आपको बहुत सारे विनर्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट रितेश अग्रवाल है। रितेश अग्रवाल के बारे में बात करें तो इनको आपने शार्क टैंक में जरूर देखा होगा। ये सीईओ है किसके, ओयो होटल के सीईओ हैं। और ये अवार्ड के बारे में बात करें तो ये अवार्ड वो यूथ को दिया जाता है, इसे पता लगा होगा कि यूथ को ही दिया जाता है, यंग पर्सन जो है उनको दिया जाता है जो कि 40 से नीचे हो और अक्रॉस डिफरेंट जो डोमेन्स आते होंगे, जैसे कि पॉलिसीज हो गया, बिजनेस हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, फिर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर्स, तो ये सारे के लिए ये दी जाती है। तो इसमें आप देख सकते हो विनर्स के नाम, जैसे रितेश अग्रवाल सीईओ एंड फाउंडर है योयो होटल्स के और इनको एज अ ये अवार्ड दिया गया है। उसके साथ जो राम मोहन नायडू यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, उनको दिया गया। उसके साथ जो निपुण मल्होत्रा है इनको भी अवार्ड दिया गया, जो फाउंडर है निम्मन फाउंडेशन के। उसके बाद आलोक अनिल जो कि MDN फाउंडर है नेक्स्ट बिग इनोवेशन लैब्स, उनको ये अवार्ड दिया गया। उसका नटराजन शंकर MD और पार्टनर है बेस्टॉन कंसल्टिंग ग्रुप, मुंबई बेस्ड है, इनको अवार्ड दिया गया है। फिर मनीषी सुब्रमण्यम, इनको भी अवार्ड दिया गया है और ये पेंगुइन रैंडम हाउस की एडिटर इन चीफ एंड वाइस प्रेसिडेंट है। और जो अनुराग मालो है, ये माउंटेनर भी है, इवन स्पीकर भी है, एक जयपुर बेस्ड कंपनी के, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो विनर्स हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रितेश अग्रवाल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, नायडू डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, उसके बाद और कौन से इंपॉर्टेंट है, बस आपको दो नाम याद रखेंगे, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट इतना ज़्यादा नहीं है। आपको ये दो नाम डेफिनेटली आपको याद करते हुए जाना है, ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन आपको यही से पूछा जाएगा, ठीक है। और बात करें इसको याद करने का रिमेंबर ट्रिक, मैं ट्राई करूंगा कि वीकली में या तो टेलीग्राम ग्रुप में, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको इसका रिमेंबर ट्रिक कुछ ना कुछ बना के दे दूँ जिसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो, ठीक है। एक स्टोरी वाइज बना के दे दूँ जिसकी वजह से बहुत वो हेल्प होता है, तो आपको भी इसमें हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अवार्ड आ रहा है टाइम्स मैगजीन की तरफ से। टाइम्स मैगजीन के बारे में बात करें तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है जो कि हर साल ही जो है % ऑफ द ईयर निकालती है और इस बार जो है निकाला है 22 टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल 2025, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कौन कौन से कैटेगरी में, लीडर, आइकन, आर्टिस्ट, इनोवेटर, टाइटन, वो सब कैटेगरी, ये 6 कैटेगरी आपको मिल रही होगी। तो ये 6 कैटेगरी अंतर्गत जो है टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल के तौर पे रैंक करता है या तो अवार्ड देता है। तो इसके अंतर्गत इंडिया की तरफ से कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो 2025 में जो है फीचर था, बट एक पर्सन ऐसी थी जो कि USA से आती है बट इंडियन ओरिजिन है, वो आपको याद रखना है नाम। ये आपको मिलेगी रेशमा जी, जो कि CEO है वॉटेक्स फार्मेटिक, जो बॉस्टन USA है वहाँ की, और इनको लीडर कैटेगरी में जो है ये अवार्ड दिया गया। जैसे 6 कैटेगरी बताई, लीडर, आइकॉन, आर्टिस्ट, इनोवेटर, पैनम, फिर टाइटन, तो ये 6 कैटेगरी में जो लीडर वाली कैटेगरी है उसमें रेशमा जी को जो है ये अवार्ड दिया गया। और बाकी भी आप देख सकते हो, जैसे आइकॉन कैटेगरी में देखो यार 100 लिस्टेड किए गए हैं, तो 100 के 100 नाम पढ़ने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट जो नाम है या जो मैंने आपको 5 नाम दिए हैं उसके साथ जो रेशमा है, ये 6 नाम याद कर लो, आपको ऐसे क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से डैनी मोरे जो है इनको आइकॉन के लिए कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया, जो कि एक तरह के अमेरिकन एक्टर है। फिर विलियम जी के बारे में पता ही होगा जो कि टेनिस खेलती है और इनको टेनिस कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया गया है, टाइटन कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया गया है, सॉरी टेनिस से याद रखना, टेनिस टी से स्टार्ट होता है, टेनिस टाइटन, तो टाइटन कैटेगरी के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो स्नूप डॉग, जो इनोवेटर कैटेगरी इनको अवार्ड दिया गया, जो कि एक तरह के अमेरिकन रैपर्स हैं। उसके बाद एड शेरिन के बारे में किसको नहीं पता यार नाम। एड शेरिन को जो है ब्रिटिश के सिंगर है और इनको आर्टिस्ट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। उसके बाद ड्रीमस को जो है CEO है गूगल के, और जो डीप माइंड जो UK के हैं, और इनको जो है पायनियर कैटेगरी के अवार्ड दिया गया, ठीक है। कुछ की रिलेटेड चीज़ें और जो एज रिलेटेड हैं, जैसे कि सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन थे जिनको इस मैगजीन के अंतर्गत अवार्ड दिया गया, वो आपको मिलेगा लियोन मर्चड, और ये फ्रांस से बिलोंग करता है और ये जो स्विमिंग करते हैं इनको आइकन में ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद महमूद उनस जो है बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, ये चीफ
एडवाइज़र नोबल लिटरेचर के तौर पे भी रह चुके हैं, और इनको जो है लीडरशिप के लिए अवार्ड दिया। और ये ओल्डेस्ट इस मैगजीन में पर्सन है जिनको इंक्लूड किया गया, जिनकी एज 84 मिलने वाली है, ठीक है। यंगेस्ट जो पर्सन थे उनकी 22 एज थी, और यंगेस्ट जो है वो 84 है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ओल्डेस्ट पर्सन कौन थे जो टाइम्स 100 इन्फ्लुएंस पीपल है उसमें। तो ये चीज़ पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डाल के रखा है, तो आपको ये नाम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग। तो इंडेक्स रैंकिंग की बात करें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेंट इन इंडेक्स एंड रैंकिंग में जो रिपोर्ट, एक तरह से जो भी रिपोर्ट्स हैं ये हैं जो इंडस्ट्रियल जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है इनके लिए कुछ रिपोर्ट लाया गया है बाय द नीति आयोग, जिसमें बताया गया है कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जापान। और नीति आयोग का जो भी रिपोर्ट है ये निकाला गया है सुमन बैरी जी के द्वारा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग, वाइस प्रेसिडेंट है नीति आयोग के। इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। तो इसके बारे में बात करें तो इसका फोकस रहने वाला है कि जो इंडिया ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री है उसके लिए, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है जो GVC इंटीग्रेशन है इसके लिए। तो GVC फुल हमने शायद यहाँ पे देखा नहीं, हाँ, जो सेकेंड सीरीज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन है उसके लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका लॉन्च नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो GVC इंटीग्रेशन है इसको बढ़ाया जाए। और बोला जा रहा है कि 2023-24 में जो इंडिया ने कुछ 28 मिलियन व्हीकल प्रोड्यूस किए थे, और एनुअल अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 6 बिलियन मिलने वाला है। GDP कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उन्होंने 7.1% का GDP कंट्रीब्यूशन किया है, और 14% जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आया है, ठीक है। और ट्रेड रेशियो के बारे में बात करें तो ट्रेड रेशियो इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो बहुत नियर टू 1 है। मतलब 1 मतलब 1 से अगर ज़्यादा हो तो इसका नाम एक्सपोर्ट, 1 से अगर कम हो तो इससे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया करती है। तो 0.9 है, तो 1 के सामने है। तो मोस्टली इंडिया जो है अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर लेवल पे ही करने वाली है। जैसे बड़ी बड़ी अभी कंपनीज खुल गई है, बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खुल गई है, टाटा महिंद्रा, वैसे ही 2 व्हीलर्स भी बहुत सारे खुल गए हैं, ओला, एथर, ये सारे, और TVS मोटर्स, बजाज। तो ये सारे जितने मतलब बाहर से हम मंगवाते हैं, जैसे सुजुकी की गाड़ियाँ हो गई, उससे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे टाटा की गाड़ी होगी, ये सारे। तो ये 0.9 का रहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नियर टू बैलेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हैं। नेक्स्ट एक रिपोर्ट आ रहा है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन अक्रॉस एग्रो इकोनॉमिकल जोन इन इंडिया। जो एग्रो इकोनॉमिक जोन है यहाँ पे कैसा इम्पैक्ट किया गया है इसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। किसने रिलीज़ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। और इसमें बोला जा रहा है कि जो हीट वेव है वो 30x हो गया है बाय 2022, जिसकी वजह से जो वुमेन और चिल्ड्रन है इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया गया है, ठीक है। तो पूरा न्यूज़ बताने से पहले तो आपको ये बता दूँ, ये आर्गो एक्रोलॉजिकल जोन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आर्गो इकोनॉमिकल जोन ये एक तरह का लैंड एरिया है जिसके अंतर्गत क्लाइमेट को नापा जाता है। क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट में आपका रेनफॉल आ गया, उसका टेम्परेचर आ गया, उसके बाद सॉइल टाइप को नापा जाता है, उसके बाद ट्रोपोग्राफी को नापा जाता है, उसके बाद जो ग्रोथ पीरियड है उसको नापा जाता है, ग्रोथ पीरियड का जो है लेंथ नापा जाता है, ठीक है। तो ये मोस्टली हेल्प करता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे किसका हेल्प होने वाला है, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताई मैंने आपको, क्लाइमेट, सॉइल टाइप और ट्रोपोग्राफी, ये सब हेल्प करता है क्रॉप प्लानिंग में, मतलब जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये मोस्टली फोकस्ड जैसे कि है वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो फार्मर रिलेटेड या तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो मोस्टली उनके ऊपर ये रिपोर्ट निकाला गया है, जिसका मेन फोकस यही है कि कैसे क्लाइमेट चेंज होता है वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर अक्रॉस 20 एक्रोलॉजिकल जोन्स पे, ठीक है। तो सर 20 एक्रोलॉजिकल जोन्स हैं हमारे इंडिया में, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट है वो बताया गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। कुछ वेनरेबल ग्रुप्स होते हैं जैसे कि पुअर पीपल हो गए, वुमेन्स हो गई, प्रेग्नेंट वुमेन होगी, ओल्डर वुमेन होगी, आउटडोर वुमेन होगी, या चिल्ड्रन जो अंडर 5 है, इन सबको जो है देखा गया है अंडर दिस रिपोर्ट। और सबसे ज़्यादा रिस्क स्टेट जो है आपको मिलेगा झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और सारे के सारे में जो है 5 इकोलॉजी सिस्टम है। और इंटरस्टेट जोन के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट और जो वेस्टर्न
कोस्टल प्लेन है, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। हीट वेव के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि 30 गुना जो है 2022 से बढ़ चुका है, जिसकी से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्मफुल है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन डेथ के बारे में बात करें तो 17,000 प्लस जो चिल्ड्रन डेथ है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। अब आप बोलोगे यार सर या भाई इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, इतना मतलब डिटेल, इतना ज़्यादा चीज़ें हम कैसे याद रख सकते हैं। अगर प्रीवियस से उठा के देखो, मैं वापस बोलूँगा प्रीवियस से उठा के देखो, तो रिपोर्ट के बारे में बात करें ना, रिपोर्ट से कभी कभी 0 क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी 1 क्वेश्चन आते हैं। और रिपोर्ट्स में याद बहुत रखना पड़ता है, एग्जैक्ट डेटा बहुत याद रखना पड़ता है। और डेटा से क्वेश्चन आ गए ना, तो अगर कोई पढ़ के भी गया होगा ना तब भी आंसर नहीं दे पाएगा। बेटर क्या है कि रिपोर्ट पर फोकस ही मत करो, रिपोर्ट जो डेटा दे के रखा उसमें ज़्यादा फोकस मत करो, उससे ज़्यादा फोकस करो जैसे कि हाई रिस्क स्टेट कौन कौन सी है, इस रिपोर्ट में कौन कौन सी बताई गई इसको याद करो। उसके साथ हीट वेव बताई गई है कितना 30x 2022 तक बढ़ने वाला है, ये सब में ज़्यादा फोकस करो। ये पढ़ने लायक सिर्फ ये 2 पॉइंट थे, बाकी ये वेल्युएबल ग्रुप जो बताया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं डेफिनेटली बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा फोकस करते हुए चलो। बाकी इसको एक बार आग घुमा लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन 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 दे के रखा है, चिल्ड्रन अंडर 5 दे के रखा है, तो एक बार पढ़ लोगे दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ जो है ना, स्टेट का नाम या हीट वेव 30x बढ़ चुका है 2022 से, ये चीज़ आपको दिमाग से निकल जाएगी, तो इसमें ज़्यादा फोकस करो। बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इधर रिपोर्ट में कि 17,000 डेड हुए हैं, ये सारे कोई नहीं पूछता, ठीक है, एग्जामिनर कभी नहीं पूछता। बट मेरा देने का काम यही है कि कोई बच्चे होते हैं जो कि ये सब भी पढ़ के जाएंगे, और अगर बाई चांस, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, बट 1% तो चांस है कि आ भी सकता है। अब वो 1% भी चांस अगर कोई छोड़ना नहीं चाहता तो वो ये सारे डेटाज भी पढ़ सकते हैं जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दे के रखे हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए हैं। बट वो स्टूडेंट जो एवरेज है, और मेरा कंटेंट उनको ही फोर्स करते हुए बनाया जाता है जो एवरेज या तो जो बिलो एवरेज है, जिनको जीए पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, तब भी उनको वो स्कोर लाना चाहता है और टॉपर बनना चाहता है, तो मेरा वो ज़्यादा फोकस्ड है, वो वाले स्टूडेंट में ज़्यादा फोकस है। तो उनके लिए है कि ये 2 जो आपको मैं बताया इसको फोकस करो, और मेरे बताए रास्ते से चलोगे तो आप 30+ बात करें तो एसबीआई क्लर्क में लोग स्कोर कर चुके हैं, इवन आईपीएस पीओ में तो 35+ तक भी स्कोर कर चुके हैं। तो मेरे रास्ते से चलोगे डेफिनेटली इतना स्कोर कर लोगे। और आरआरबी पीओ के बारे में बात करें तो आरआरबी पीओ का पेपर हार्ड होता है, और मैं नहीं बोलता कि आपको 35+ या 30+ कर लोगे आरआरबी पीओ में। आरआरबी पीओ में आप डेफिनेटली 25+ से आसपास जो है आराम से स्कोर कर लोगे, मेरा पीडीएफ पढ़ के जाके, मेरा जो कंटेंट है वो पढ़ के जाके। पिछली बार बात करें तो 22 क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ से फंसे थे, 20+ मान सकते हैं कि 20+ क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ से फंसे थे। बल्कि आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम था वो बहुत हार्ड आया था तब भी, और डिफरेंट जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो बनाते हैं उनके वहाँ से भी मुश्किल से 25 से 27 ही फंसे थे। और एक बात बताओ, आप 3-3, 4-4 100 का पेज का मंथली पढ़ के जाओगे तब 27-50 अटेम्प्ट करना अच्छा है, या तो 100 पेज का मंथली पढ़ के जो है 20 नंबर 22 नंबर करना अच्छा है। तो अब बता लो, अब सोच लो कौन सा ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिफेंस की तरफ से न्यूज़, जो कि एक तरह से 615 किलोवाट का एक वाटर जेट पॉपुलर सिस्टम बनाया गया है, और इसको टेस्ट किया गया है बाय L&T, ठीक है। तो L&T ने टेस्ट किया, और ये जो वाटर पॉपुलर सिस्टम है आप देख सकते हो, जैसे ये इंडियन नेवी का शिप है ना, इंडियन नेवी को सौंपा गया है। जो इंडियन नेवी का शिप है आप देख सकते हो, इंडियन नेवी का जो शिप जो पॉपुलर है, जो नीचे जो चलता है, इसका कुछ इमेज तो बना नहीं पाऊँगा, इमेज बनाना बहुत मुश्किल होगा, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कैसे बनता है। आई थिंक कुछ ऐसे ही रहता होगा, जो घूमता है गोल गोल, ऐसे गोल गोल घूमता है ना। तो ये चीज़ जो है बनाई गई है L&T के द्वारा, ठीक है। तो ये 61 किलोवाट का जो है वाटर जेट पॉपुलर सिस्टम है, और जिसको L&T ने बनाया है। और L&T की भी जो कंपनी है, कौन सी, टॉरब्रो प्रिसीशन इंजीनियरिंग सिस्टम ने इसको बनाया है, और इसको गुजरात का जो हैवी इंजीनियरिंग, नायक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स सूरत गुजरात में इधर बनाया गया है, और इसको बनाया गया है अंडर DRDO। DRDO पिक्चर में नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, जब भी कभी डिफेंस के बारे में बात हो तो इसको अंडर DRDO के जो फंड है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, उसके द्वारा जो है पैसे लिए गए हैं और उसके द्वारा ही बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत जो भी डिफेंस का जो इनोवेशन के लिए जो फंडिंग होती है वो जाती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत, और इधर से जो है पैसे लेके L&T ने इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इसको टेस्ट किया गया है इंडियन नेवी के जो फास्ट इंटरप्रेटर क्राफ्ट है इसके ऊपर। तो आप इमेज देख सकते हो, फास्ट इंटरप्रेटर क्राफ्ट, जिसकी टॉप स्पीड आप देख सकते हो 35 नॉक्स तक रहने वाली है, और अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहने वाली है इस शिप की, ठीक है।
तो पूरा मोटा मोटा जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको इसी टेबल से मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइल के ऊपर बढ़े तो कलाम हैंडेड इंजन टेस्ट किया गया है, जो कि एक तरह से स्पेस रूट एयर स्पेस, जो कि स्काई रूट एयर स्पेस है, इनके द्वारा किया गया है। अब स्काई रूट के बारे में बात करें तो ये प्राइवेट स्पेस टेक है, जैसे स्पेस एक्स है यूएसए का, वैसे इंडिया का स्पेस टेक है ये, और ये भी इसरो जो है सपोर्ट करता है, उसके बेस पे ये अपना इतना ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। और इन्होंने जो है कलाम हैंडेड इंजन टेस्ट किया गया है, और ये 3rd स्टेज ऑफ विक्रम-1 रॉकेट का रहने वाला है। और इसको जो टेस्ट किया गया है नागपुर का जो सोलर ग्रुप टेस्ट लैब है यहाँ पे, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है जो कि क्लोज टू लॉन्च है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तैयार है, अभी रेडी नहीं है, अभी इसके ऊपर ट्रायल चल रही है, ठीक है। तो जो विक्रम-1 है उसके क्लोज है, विक्रम-1 का जो 3rd स्टेज है उसके क्लोज है, और इस रॉकेट का जो नाम रखा गया वो जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट थे अब्दुल कलाम जी, उनके ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये ऑर्बिटल रॉकेट क्या होता है सर, ये तो बताइए, ये तो बनना पता है, कहाँ भाग रहे हो अब, तो बताऊंगा भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो इसके बारे में समझते हैं क्या होता है ये ऑर्बिटल रॉकेट। अब देखो दो तरह के रॉकेट होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल रॉकेट, थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख दूँ। ऑर्बिटल का स्पेलिंग गलत हो गया, एक बार वापस लिखते हैं। ऑर्बिटल रॉकेट और एक होता है सब ऑर्बिटल रॉकेट, ठीक है। क्या होता है एक ऑर्बिटल रॉकेट, एक सब ऑर्बिटल रॉकेट, दोनों के डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। देखिए ये हम बनाते हैं अर्थ, ये हमारा अर्थ है, और ये है हमारा स्पेस बाउंड्री, जिसको क्या बोला जाता है, कल ही पढ़ाया था मैंने, कर्मन लाइन बोला जाता है, जो कि कितना किलोमीटर ऊपर है, अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर है। कितना, अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर है, जहाँ पे अभी कौन गए थे, 6 पर्सन गए थे स्पेस का नहीं सॉरी ब्लू ओरिजिन का जो मिसाइल था उसके थ्रू, और वो क्या हो गए थे, वापस अर्थ में आ गए थे। कितने मिनट का ट्रैवल किया था, 11 मिनट का ट्रैवल किया था, 11 मिनट का ट्रैवल किया था भाई। 11 मिनट के लिए इन्होंने बहुत पैसे दिए, करोड़ों में रुपए दिए हैं, तब जाके 11 मिनट का ट्रैवल किया। क्यों किया था, ग्रेविटी को जो है फील करने के लिए। ग्रेविटी की फीलिंग कैसी होती है, जब ग्रेविटी नहीं होता, ग्रेविटी की फीलिंग तो अर्थ में कर रहे हैं हम लोग, ग्रेविटी नहीं होता तो कैसे फीलिंग आती है, वो फील करने गए थे। तो क्या चीज़ होती है उसको समझते हैं। देखो ऑर्बिटल जो रॉकेट है, जैसे PSLV है, PSLV का पता होगा ना, जहाँ से रॉकेट्स को भेजा जाता है स्पेस में, तो वैसे ही होने वाला है ये जो कलाम हैंडेड इंजन है उसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो रॉकेट है वो भेजा जाता है स्पेस के बाहर, जो कर्मन लाइन है उसके बाहर भेजा जाता है, उसको 2 स्टेज में भेजा जाता है। अपने रॉकेट में पता होगा कि ये जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका जो दूसरा भाग है वो निकल जाता है, फिर वो और ऊपर तक उड़ता है, तो 2 स्टेज में भेजा जाता है ऑर्बिटल रॉकेट के थ्रू। और जो सब ऑर्बिटल होता है इसका काम होता है ऊपर तक जाना कर्मन लाइन तक और वापस रिटर्न आ जाना। इसमें कुछ 2 स्टेज नहीं होता और ज़्यादा ऊपर तक जाता नहीं, स्पेस के बाहर नहीं पहुँच जाता, वो स्पेस बाउंड्री है वहाँ तक जाता है और वापस आ जाता है। तो ये डिफरेंस है कि ऑर्बिटल जो रॉकेट होता है वो स्पेस के बाहर जाता है, स्पेस बाउंड्री के बाहर जाता है, और जो सब ऑर्बिटल होता है वो स्पेस टच करते हैं, जो स्पेस का बाउंड्री है वो टच करके वापस आ जाता है, या तो उसके नीचे वो घूम के वापस आ जाता है, वो ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो यही काम होता है सब ऑर्बिटल और जो ऑर्बिटल है। और इस सब ऑर्बिटल के अंतर्गत अभी ब्लू ओरिजिन का जो NS मिशन था, NS-31 मिशन, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट फीमेल क्रू मेंबर्स थे जिसके अंदर 6 फीमेल गई थी, और उसमें से एक जो फीमेल थी वो कौन थी, किटी पैनी थी, जो कि एक तरह के पॉप सिंगर है। तो ये इस मिशन में गए थे, जो कि अभी मैंने आई थिंक 2 दिन पहले या तो जो 19 तारीख करंट अफेयर्स था उसमें आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट डेली करंट अफेयर्स 20 और 21 का। डेफिनेटली थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया बिकॉज 2 दिन का करंट अफेयर्स था, थोड़ा ज़्यादा होना ही था। और बात करें PDF की, तो PDF चाहिएगा तो ये बैंक के साथ या तो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। और बात करें कि अगर वीकली और मंथली मैपिंग मैगजीन के बारे में बात करें, जो कि हमारा माइंड मैपिंग फॉर्म में पूरा कंटेंट रहता है, वो आपको जो पेड ग्रुप है वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। कुछ भी चीज़ें होगी तो बैंक साथी टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। इवन हम यहाँ पे डेली और वीकली क्विज भी करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली और वीकली क्विज करना तो आप यहाँ पे भी वो ज्वाइन कर सकते हो।
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखना सरकारी चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि दोस्तों को पता लगे कि ऐसा माइंड मैपिंग फॉर्म में या इतना ईजिएस्ट फॉर्म में जो इमोजी फॉर्म में जो है कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है। सो वीडियो अभी थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।